इसमें कोई शक नहीं कि मेजर फंडिंग बीजेपी को गया है। लगभग 3,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट से बीजेपी को डोनेशन मिला है, तो 500 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला है। तो क्या पंडित नेहरू के लिए 5-10 करोड़ रुपए का बजट उस कॉर्पोरेट फंडिंग से कांग्रेस नहीं कर सकती थी? जी, बीजेपी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली गांधी को इग्नोर कर रही है, जवाहरलाल नेहरू पे अटैक कर रही है उनके आइडियाज पे, और अंबेडकर को कॉप्ट कर रही है, जबकि अंबेडकर कांग्रेस गवर्नमेंट में ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो इस जो बीजेपी की रणनीति है, एक को इग्नोर करो, दूसरे को दबाओ, तीसरे को मिलाओ, इससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटी? तो था कि अम्बेडकर को लेकर मायावती आगे आ गई, और मायावती एक मतलब 15-20 साल तक अम्बेडकर के नाम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करती रही। तो ये तो कांग्रेस का फेलियर था। आपको याद होगा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में बीपी सिंह वित्त मंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर थे। और कहा जाता है कि इन्होंने अंबानियों की नकेल कस दी थी। यह भी कहा जाता है कि अंबानियों को जो पक्षाघात हो गया था, लकवा मार गया था, वो बीपी सिंह के डर से मार गया था। कोई रेड वेट पढ़ने की नौबत आ गई थी उस दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस और सिविल सोसाइटी के लोग, कई एनजीओज, एक्टिविस्ट की एक मीटिंग हुई है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। योजना है भारत जोड़ो यात्रा की, सितंबर में शुरू होने जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी। एक सवाल यहां पे पहले छोड़ देता हूं कि हर यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी क्यों होती है, पूरब से पश्चिम क्यों नहीं होती? बहरहाल योजना बड़ी है, और उसमें एक बात जो उभर कर आई है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। क्या क्या एजेंडा हो सकता है, उसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या है इसके मायने? इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब मौजूद हैं। इनकी पैनी नजर राजनीतिक गतिविधियों पर होती है। कांग्रेस ने पूरा बुकलेट भी जारी किया है भारत जोड़ो यात्रा का, क्या है मायने, क्या क्या एजेंडा होगा, मुद्दे क्या होंगे, या ये सिर्फ प्रतीक होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए सिर्फ यात्रा नहीं है, ये मेरे लिए एक तपस्या भी है, और मैं फ्री में किसी से कुछ नहीं लूंगा। अगर आप मेरा समर्थन करते हैं तो उसके बदले मैं कुछ दूंगा भी। मतलब कि स्पेस की बात हो रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होगा। ये बड़ी बात थी। वैसे इस पे बात करते हैं संजीव जी से कि इन्होंने बारीकी से उस पे अपना नजर रखा था। क्या है इसके मायने? एजेंडा में कोई परिवर्तन होगा? एजेंडा वही रहेगा? परिवर्तन होगा तो किस किस तरह के परिवर्तन होंगे, और नहीं होंगे तो उसे क्या मायने होंगे? तमाम पहलुओं पर हम संजीव जी से बात करेंगे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो भारत जोड़ो यात्रा के मायने क्या है? बहुत दिन बाद ये लंबी यात्रा, पद यात्रा शुरू हो रही है। डेफिनेटली जो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी पॉलिटिकल जो टूरिज्म बीच बीच में करते थे, उससे यह हटकर एक यात्रा है। और हमें लगता है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी के जो चुनावी यात्राएं होती थी, या देश से जो कनेक्ट होते थे, वो जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उसमें खुद जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े नेता थे, जिनका बहुत बड़ा कनेक्शन था देश की जनता के साथ, वो कटते नहीं थे। तो राहुल गांधी, मुझे पहली बार पिछले 15-20 सालों में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली लंबे समय तक छोड़ने को तैयार है। वो जो एक पॉलिटिकल कोटरी है, और जो एक लिमिटेड जो ड्राइंग रूम जो कोटरी उनकी है, उनसे निकल के वो जनता से कनेक्ट होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता से कनेक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से कनेक्ट होना। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने लीडरशिप से कनेक्ट नहीं है, और उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे राज्यों में कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरी पार्टियों का दामन थाम चुके हैं, क्योंकि लीडरशिप से उनका कोई कनेक्शन रहा नहीं, लीडरशिप ने उन पर कोई ध्यान दिया नहीं, और वो कार्यकर्ता अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग राज्यों में
अलग अलग राजनीतिक दलों में शिफ्ट हो गए। बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी गया, कई क्षेत्रीय दलों में भी इनके कार्यकर्ता और इनके जो निचला लीडरशिप था, कार्यकर्ता प्लस जिला और प्रखंड लेवल पे जो और ब्लॉक लेवल पे जो इनके जो संगठन के जो लोग थे, उनकी शिफ्टिंग हो गई। देखिए, अगर लीडरशिप, सत्ता तो है नहीं, सत्ता के बाद अगर लीडरशिप भी उनसे कनेक्ट न रहे तो वो फिर अकेला पार्टी में रह के क्या करेंगे, या पार्टी का सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नाम से जुड़कर क्या करेंगे। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है। 10 साल 12, अभी देखिए कि 2014 से बीजेपी की सरकार है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस ढंग से अपोजिशन डिफेंसिव हो गया, नेहरू और इंदिरा गांधी की जो विरासत है उसको भी बचाने में वो विफल रहे। तो न्यू जनरेशन को तो ये पता नहीं कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको तरह तरह की सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है नेहरू के जी के प्रति या इंदिरा गांधी के प्रति, इवन की राजीव गांधी के प्रति, और तमाम जो एंटी बीजेपी जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए देश के तमाम नेता, चाहे सोशलिस्ट रहे हो चाहे और भी तमाम ग्रुप्स कॉमरेड रहे हो, तो उनको बताने के लिए भी ये एक यात्रा, सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, जो इस मुल्क की जो एक राजनीतिक विरासत है लोकतांत्रिक भारत में, जो 1947 के बाद और 1947 से पहले जो 50 साल 60 साल तक जो इस देश में एक आंदोलन चला, आजादी का आंदोलन, तो उसको बताने के लिए भी ये यात्रा बहुत ही एक महत्वपूर्ण यात्रा साबित हो सकती है, अगर वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके, लोगों को, जो आम जन है उसको कम्युनिकेट कर सके। देखिए, भारत कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पार्टी का संगठनात्मक ढांचा, पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र, पार्टी का लोकतंत्र के प्रति, बाहरी लोकतंत्र के प्रति नजरिया, जो इंस्टीट्यूशनल जो एक लोकतंत्र है इस मुल्क के अंदर अपने इंटरनल लोकतंत्र के अलावा। चौथा, पार्टी की फंडिंग, कि पार्टी के पास पैसा कितना है। देखिए, किसी जमाने में महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस के मेंबरशिप के लिए चवन्नी का वो किया था, तो एक मतलब फंडिंग की जरूरत तो हमेशा पार्टी को पड़ी है, और कोई भी राजनीतिक दल पैसे के बिना तो सर्वाइवल उसका दिक्कत हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ये चारों क्राइसिस से इस समय जूझ रही है। इंटरनल डेमोक्रेसी के क्राइसिस भी है पार्टी के अंदर। पार्टी का आप देख लीजिए कि इंटरनल डेमोक्रेसी इस लेवल पे है कि कोई पूरा अध्यक्ष ही नहीं है, फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, कांग्रेस का जो एक इलेक्शन होता है, इंटरनल इलेक्शन, जो जिले लेवल से ऊपर टॉप लेवल तक होता है, वो भी बहुत लंबे समय से इनका हुआ नहीं है। बीच बीच में 5 साल 6 साल के बाद इनकी एक ऑल इंडिया डेलीगेट्स की मीटिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजों को लेकर कांग्रेस को अब खड़ा होना पड़ेगा, अगर उस चीज को खड़ा करने। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन का मैं सिंपल एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अभी जब 15 अगस्त के पहले एक सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ, जिस विज्ञापन में पंडित नेहरू कोई नहीं, कहीं नहीं थे, जबकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और यह सरकार के तरफ से एक बहुत ही घटिया हरकत थी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को आपने उस विज्ञापन से गायब ही कर दिया। तमाम कांग्रेस के नेताओं को आपने लिगेसी में डाला। वो सारे बाकी जो नेता थे कांग्रेस के ही थे, अगर 1-2 आरएसएस से जुड़े हुए, गोलकर से, हिंदू महासभा से जुड़े हुए, गोलकर नहीं, वो कौन थे, सावरकर से जुड़े हुए जो लोग थे, सावरकर जो थे वो थे, नहीं तो बाकी कांग्रेस के लीडरशिप उसमें कई लीडर थे। लेकिन नेहरू से पता नहीं क्या इनको एलर्जी थी कि नेहरू को गायब कर दिया। चलिए वो ठीक है, उनका एक पॉलिटिकल सोच है, वो नहीं चाहते कि नेहरू का कोई इस देश में नाम ले। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्या कांग्रेस पार्टी को इमीडिएट एक फैसला नहीं लेना चाहिए था कि आजादी का 75वां साल जब पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो उस अमृत महोत्सव में पंडित नेहरू का क्या योगदान था? क्या कांग्रेस पार्टी इतना दिवालिया हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी देश के तमाम अखबारों में पंडित नेहरू के फोटो के साथ, जो पंडित नेहरू ने इस देश का निर्माण आजादी के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, हेल्थ हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन में आईआईटी आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसरो आया, हेल्थ में एम्स आया,
दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भाखड़ा डैम पंडित नेहरू की कितनी बड़ी सोच थी, हीराकुंड डैम था। तो क्या पंडित नेहरू के साथ वो आजादी का अमृत महोत्सव एक विज्ञापन में नहीं मना सकते थे सारे फोटो देख के? तो ये कांग्रेस का मेंटल बैंकरप्सी है, कांग्रेस के लीडरशिप की मेंटल बैंकरप्सी है। जो वहां कांग्रेस मुख्यालय में बैठे लोग हैं उनकी एक मेंटली है, या तो बीजेपी से अंदर खाते उनका एक बहुत बड़ा गैंग मिला हुआ है, या तो बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं वहां प्लांट हुए पड़े हैं जो कांग्रेस को सही समय पे फैसला नहीं लेने देते, और या तो राहुल गांधी कुछ फैसले खुद लें कि कैसे। आफ्टर ऑल देखिए, नेहरू, इंदिरा गांधी और नेहरू के लिगेसी के बिना वाकई में कांग्रेस कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया इस मुल्क के अंदर। तो ये अब कांग्रेसी कहेंगे कि हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है जी, हम तो 8 साल से सरकार में नहीं है, हम विज्ञापन कहां से लाएं? तो पहली बात, 2 राज्य सरकार इनके पास है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां से ये इनको पैसा आ सकता है विज्ञापन के लिए। मैं बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं, आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, राजनीति में तो करना पड़ता है। सेकंड, 2013 से लेके 2020 तक कॉर्पोरेट का 500 करोड़ रुपए का फंडिंग कांग्रेस को भी आया है। इसमें कोई शक नहीं कि मेजर फंडिंग बीजेपी को गया है। लगभग 3000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट से बीजेपी को डोनेशन मिला है, तो 500 करोड़ रुपया कांग्रेस को मिला है। तो क्या पंडित नेहरू के लिए 5-10 करोड़ रुपए का बजट उस कॉर्पोरेट फंडिंग से कांग्रेस नहीं कर सकती थी? किस तरह से नेहरू को बताया बिना भारत को जोड़ेंगे? आम सवाल मेरा ये है। हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। मैं इतिहास का छात्र हूं और चूंकि पर्सनालिटी पे बात हो रही है तो 3 नाम मैं यहां लेना चाहता हूं, गांधी, अंबेडकर और नेहरू जी। बीजेपी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली गांधी को इग्नोर कर रही है, जवाहरलाल नेहरू को अटैक कर रही है उनके आइडियाज पे, और अंबेडकर को कॉप्ट कर रही है, जबकि अंबेडकर कांग्रेस गवर्नमेंट में ही कैबिनेट मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो इस जो बीजेपी की रणनीति है, एक को इग्नोर करो, दूसरे को दबाओ, तीसरे को मिलाओ, इससे कांग्रेस पार्टी कैसे निपटेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 40 साल 50 साल में अंबेडकर को तो शिद्दत से याद नहीं करती। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं अंबेडकर को याद करते होंगे। संविधान सभा की जब कोई मीटिंग, वो कोई दिवस मनाया जाता होगा तो उस दिन अंबेडकर को याद करते होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि अंबेडकर को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से कहीं पे याद किया होगा। गांधी को याद करते हैं, लेकिन उस गांधी पे वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ज्यादा हावी हो जाते हैं, महात्मा गांधी से ज्यादा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हावी हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ बीजेपी से इस मसले पे नहीं निपटना है अकेला। आम आदमी पार्टी ने भी अंबेडकर को बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से भाजपा, आम आदमी पार्टी यूज कर रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी कार्यालय में अब उनके पास अकेला अंबेडकर यूज करने के लिए सिंबोलिज्म के तौर पर, साथ साथ उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी को हम अगर नहीं यूज करेंगे तो भगत सिंह को कई जगह यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया, सरदार भगत सिंह को। तो देखिए, ये सारे आइकॉन बड़े तरीके से यूज कर रहे हैं। उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो है, ये जो अंबेडकर है चाहे वो महात्मा गांधी है, उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट पे कांग्रेस, जो नेहरू, गांधी और अंबेडकर, तीनों का एक अलग, मतलब तीनों अलग अलग, जरूर वैचारिक रूप से अलग अलग मुद्दों पे इन पे आपसी टकराव रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे तो तीनों एक साथ हैं। आंतरिक वैचारिक मतभेद रहा हो, उनके तौर तरीकों पे रहा हो, लोकतांत्रिक कुछ मुद्दों पे रहा हो, लेकिन राष्ट्र हित में तीनों के विचारधारा एक है। लेकिन कांग्रेस तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ तो लेके नहीं चल पाई कि तीनों को कॉम्बिनेशन को एक साथ लेके, तीनों को इकट्ठा करके वो जनता के सामने जाए, ये तो कर नहीं पाई। तभी तो था कि अंबेडकर को लेकर मायावती आगे आ गई, और मायावती एक, मतलब 15-20 साल तक अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में करती रही। तो ये तो कांग्रेस का फेलियर था। अब वैसे ही अंबेडकर के जो महत्व को भाजपा भी समझ रही है, आम आदमी पार्टी भी समझ रही है, तभी तो अंबेडकर को लेकर आगे चल रही है, ये दोनों पार्टियां चल रही है। तो आफ्टर ऑल कांग्रेस का वही में मेंटल जो टाइम पे जो फैसला नहीं लेने का जो एक मानसिक रूप से जो दिवालियापन है, इनका मानसिक दिवालियापन जो है, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूं कि ये तो नेहरू को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, अंबेडकर और गांधी को छोड़िए, नेहरू को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये बताइए कि अब इनसे अभी क्या उम्मीद कीजिएगा? देखिए, 2-3 चीजें हैं, बड़ा मैं स्पष्ट बोलता हूं। मैं अभी अध्ययन कर रहा था कि 2014 और 2019 के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे, तो देखिए
एक तो होता है कि पार्लियामेंट के अंदर संख्या की गिनती, कि हमारे पास कितने सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में 303 सांसद, 302 सांसद आए। कांग्रेस पार्टी के पास 52-50 सांसद आए। थर्ड नंबर पे स्टालिन की पार्टी थी, 24 या 23, 24, 25 सांसद हैं उनके। तो ये तो एक देखिए पार्लियामेंट के अंदर संख्या बल की गिनती है, वो हमारे लोकतंत्र की वो भी एक बड़ी खामी है कि कोई 5 कैंडिडेट लड़ा और 2.5 लाख वाला जीत गया और बाकी 2-2 लाख, जो 5 लाख 6 लाख अपोजिशन में वोट पड़ा है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन 2019 के रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, पूरे मुल्क के अंदर 60 करोड़ वोट पोल हुए थे 2019 में। लोकसभा के चुनाव जो हुआ था उसमें पूरे मुल्क के अंदर 60,000 वोट पोल हुए थे। उसमें से 22 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 11.5 करोड़ वोट लगभग कांग्रेस को मिला था। यानी कि 20% वोट कांग्रेस को मिला पूरे देश में। और अगर भाजपा और कांग्रेस के वोट को अगर आप जोड़ दें तो ये 33-34 करोड़ जितना पड़ता है, 22 और प्लस 12 34 करोड़। तो बाकी के बचे हुए वोट किसको मिले? क्षेत्रीय पार्टियों को मिले, नियर अबाउट 26 करोड़। तो आप ये बताइए कि 70 से 75 करोड़ % जो वोटर हैं, जो मतलब कि जो 26 और प्लस 11, 26 प्लस 12, नियर अबाउट 40 करोड़ वोटर और 36 करोड़ वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक सहमति नहीं रखते। ठीक है, अब सवाल यह है कि जो 12 करोड़ वोटर जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे, क्या कांग्रेस उनसे कनेक्ट हो पाई पिछले 2 सालों में, 3 सालों में? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मतदाता कौन थे? किसी कंस्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को 50,000 वोट मिला लोकसभा में, क्या वो 50,000 मतदाताओं को बूथ वाइज इन्होंने आइडेंटिफाई किया? अरे भाई, अभी भी भाजपा के लहर में 50,000 वोट पार्लियामेंट की इस कंस्टिट्यूएंसी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो वोटर कौन है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल इलेक्शन मोड में है। इनके आरएसएस के जितने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्लस भाजपा के ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे देश में घूमते हैं, एक एक गांव पे बूथ वाइज आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये हमारे विरोधी वोट है, ये हमारे समर्थक वोट है। इनका एक पन्ना प्रमुख हर बूथ पे होता है, वो अपने समर्थक वोटों को आइडेंटिफाई कर रखा है, अपने विरोधी वोटों को आइडेंटिफाई कर रहा है। कांग्रेस ने क्या 11 करोड़ वोटरों को आइडेंटिफाई किया? क्या उनसे कनेक्ट हुए? कांग्रेस की लीडरशिप जो यहाँ दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं और मलाई खा रहे हैं, पूरा फुल मलाई से भरपूर है, क्या ये 10 करोड़ 11 करोड़ मतदाता बहुत छोटे मतदाता नहीं होते? इनको 2014 में भी 10 करोड़ वोट मिला था। भाजपा को उस समय 17 करोड़ वोट मिला था, मात्र 7 करोड़ वोट ज्यादा था। बेशक संख्या बल में कांग्रेस यहाँ लोकसभा में 48 थी और भारतीय जनता पार्टी 300 क्रॉस कर गई थी, या 278-80 जितना भी आ गया था, मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं मुझे याद आ रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस से मात्र 7 करोड़ वोट ज्यादा ली, वो तो वोटरों से कनेक्ट होने के आगे की तैयारी कर रही थी। आप जो 9 करोड़ 10 करोड़ वोट 2014 में आया, आप उन बंदों से कनेक्ट नहीं हो पाए कि ये बंदे हैं कौन, हमारा ढांचा कहाँ है, आपका संगठन जिला लेवल पे है नहीं, ब्लॉक लेवल पे है नहीं, फिर भी जनता आपको वोट कर रही है। मतलब कि आपसे वो वैचारिक साम्यता रखती है, वो आपको अभी भी अच्छी पार्टी मान रही है, लेकिन आप शायद उन वोटरों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कांग्रेस हाईकमान ही जिम्मेवार है ना। इसके लिए कांग्रेस के जो लीडर जो दिल्ली में बैठे हुए जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं और टीवी पे आके खूब धुरंधर भाषण देते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, वो जिम्मेवार है ना। संजीव जी, एक महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने उस मीटिंग में कही कि हम पुराने स्ट्रेटजी से बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे जी। मतलब उनका कहना है कि नई रणनीति पे, नई स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। क्या भारत जोड़ो यात्रा को इस दृष्टिकोण से देखा समझा जाना चाहिए? देखिए सर, 2-3 बातों को बड़ा स्पष्ट करना होगा। जैसे अभी हमने बात करी थी इंटरनल लोकतंत्र, पैसा, फंड, ढांचा। एक होता है कि कंट्री का ओवरऑल इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट कई लेवल पे कंट्री में बहुत अच्छा नहीं है, जातीय तनाव है, धार्मिक तनाव है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो देश की राजनीति को जो इस समय डिसाइड करता है, वो करता है आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। भाजपा का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो नजर आ रहा है, कांग्रेस की जो लेगेसी का आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कहां है? कांग्रेस पहले ये स्पष्ट करे कि वो कहां जाएगी। क्या सोशलिज्म की तरफ लौटेगी? क्या नेहरूवियन जो इंदिरा गांधी की जो एक सोशलिस्ट विचारधारा थी उसकी तरफ जाएगी,
या मिक्स चलेगी या मनमोहन सिंह की तरह खुला खेल करेगी, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा। पहली बात देखिए, मोनोपोली कैपिटलिज्म का युग है। जिस समय राजीव गांधी का शासन था, इंदिरा गांधी का शासन था, 20, 25, 50 कैपिटलिस्ट थे। राजीव गांधी के टाइम में धीरूभाई अंबानी का उदय हो रहा था, और मतलब ये मान के चलिए कि जो दो फैमिली का नाम लेते हैं, राहुल गांधी, अदानी और अंबानी की दो फैमिलियों का है, तो उसमें से दोनों फैमिली जो अदानी और अंबानी कांग्रेस के प्रोडक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोडक्ट नहीं है। वो तो मौके के हिसाब से शिफ्ट कर गए हैं। अदानी से पहले धीरूभाई अंबानी कांग्रेस के जो टॉप लीडर जो थे, माननीय प्रणब मुखर्जी जी, उनके बहुत नजदीक थे, और उनके जो जितना आर्थिक विकास हुआ है उसमें कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी जैसे लोगों का बड़ा योगदान रहा है। तो ये मोनोपोली कैपिटलिज्म को तरफ लेकर कांग्रेस को अब स्टैंड क्लियर करना होगा कि वो क्या करेगी। अब जैसे फ्री वी नहीं, उसमें संजीव जी, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोनोपोलिस्टिक कैपिटलिज्म के खिलाफ हूं, कि कोई एक आदमी के कब्जे में सब नहीं रहना चाहिए। कॉर्पोरेट के खिलाफ पंडित नेहरू भी नहीं थे, कॉर्पोरेट के खिलाफ इंदिरा गांधी भी नहीं थी। पंडित नेहरू के टाइम में बिरला थे, टाटा थे, सारे थे। लेकिन क्या देश के इंटरेस्ट, आम जन के इंटरेस्ट के कॉस्ट पे ये क्रोनिक कैपिटलिस्ट लूटेंगे देश को? क्या इंदिरा गांधी और नेहरू ने लूटने दिया इनको? ये देखना होगा। कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नहीं होना ठीक है, वो तो नेहरू भी अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन नेहरू ने तो पैरेलल पब्लिक सेक्टर को खड़ा रखा। नेहरू ने उनके बराबर, जो इस समय चाइना के अंदर है, कि चाइना भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, बड़े बड़े ग्रुप्स है चाइना के अंदर, लेकिन पब्लिक सेक्टर उनके जो है ग्लोबल 200 में उनके कई कंपनियां हैं, चाइना रेलवे है, बैंक ऑफ चाइना है। उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बर्बाद नहीं होने दिया, उनको और मजबूत किया, प्राइवेट कंपनियों के बराबर उनको टक्कर देने के लिए कहा, और कहा कि आप कंपटीशन में आओ और अपना डेवलपमेंट करो। तो कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नहीं हो, कॉर्पोरेट के अगेंस्ट नेहरू भी नहीं थे, महात्मा गांधी भी नहीं थे। महात्मा गांधी की बिरला था, खेतान था, और रुइया था, और पता नहीं कौन कौन, टाटा भी थे। सारे जो राष्ट्रवादी जो पूंजीपति इस देश के अंदर तो आजादी के आंदोलन में थे, तो क्या पूंजीपति कांग्रेस में थे। और सबाल्टर्न स्कूल जो है वो महात्मा गांधी पे बहुत तमाम आरोप भी लगाता है इन पूंजीपतियों के खिलाफ, कि जब भी मजदूरों और किसानों के मामला जब आगे आने लगा और आंदोलन उनके हाथ में देने लगा, तो इन पूंजीपतियों के कहने पर महात्मा गांधी ने आंदोलन को सबॉर्टेज किया, ऐसा सुमित सरकार जैसे लेखक बोलते हैं। तो पूंजीपति और कॉर्पोरेट के अगेंस्ट होना नहीं है, लेकिन एक क्लियर कट रहेगा कि वो किस हद तक 1990 के बाद जो मनमोहन सिंह की नीतियां थी, क्या वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से अलग है? सवाल यह है, इस पे स्पष्ट करें राहुल गांधी पहले अपना। नहीं, टू बी मोर स्पेसिफिक, कांग्रेस के अगर इतिहास पे नजर डालें तो एक कांग्रेस है 1990 के 91 के पहले वाला कांग्रेस जी, और एक कांग्रेस है 1990 91 के बाद वाला कांग्रेस। 90 के पहले वाला कांग्रेस एक मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करता है, सोशलिस्टिक पैटर्न में विश्वास करता है, सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण करता है, बैंक का राष्ट्रीयकरण करता है, तमाम संस्था प्रीवी पर्स खत्म करता है, ठीक है, और SC ST के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान लाता है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंदिरा गांधी ने किया था, लैंड सीलिंग एक्ट बनाया था, अभी तक लागू वो नहीं हुआ है देश में। लेकिन वो सब छोड़कर 90 के बाद जो है वो एक तरह से लिबरल इकोनॉमी, अबाध निजीकरण की ओर नीति बढ़ रही है। क्या फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने लिगेसी को, गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम, चाहे अम्बेडकर भी नाम जोड़िए, जो पूरा पब्लिक सेक्टर यूनिटी बनाने में अम्बेडकर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्या उस लिगेसी को रिक्लेम करेगी फोर्सफुली, या 90 के बाद जो चल रहा है उसी में उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत इधर उधर करके चलेगी? देखिए, मैं इसको दो उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा इस बात को। आपको याद होगा कि राजीव गांधी के कार्यकाल में बीपी सिंह वित्त मंत्री थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, और कहा जाता है कि इन्होंने अंबानियों की नकेल कस दी थी। यह भी कहा जाता है कि अंबानियों को जो पक्षाघात हो गया था, लकवा मार गया था, वो बीपी सिंह के डर से मार गया था, कोई रेड वेट पढ़ने की नौबत आ गई थी। उस समय कारपोरेट के जो बड़े बड़े मालिक थे, वो दिल्ली में जब नेताओं के पास आते थे मिलने के लिए, तो घंटों इंतजार करते थे बाहर। आज कारपोरेट जो है वो कंधा रखता है नेताओं पे। आज कारपोरेट आपकी कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं करता हूं, तमाम क्षेत्रीय से
कांग्रेस जैसे दल में कॉर्पोरेट के भेजे हुए बंदे, उनके नौकरियों पे पले हुए बंदे टिकट पा रहे हैं और वो राज्यसभा और लोकसभा में पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर में भाजपा को आप सिर्फ अकेला आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि अदानी और अंबानी नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं। कंधे पे हाथ ये कांग्रेस के नेताओं पे भी रखने का 1990 के बाद इनकी हिम्मत हो गई थी। 1990 से पहले ये कॉर्पोरेट बाहर होता था, पार्टी का कार्यकर्ता नेता के पास अंदर होता था। आज है कि कॉर्पोरेट अंदर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है इन नेताओं के घर पे और कार्यकर्ता बाहर धक्का खा रहा होता है। राहुल गांधी को करना होगा कि मुकेश अंबानी, गौतम अदानी इनका इनके कंधे पे हाथ रखेगा या कार्यकर्ता के साथ या बाहर खड़ा वेट करेगा और ये जो कार्यकर्ता है वो अंदर राहुल गांधी के साथ नाश्ता करेंगे। ये राहुल गांधी का बेसिक करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट का सिर्फ ये वेग स्टेटमेंट है कि कॉर्पोरेट जो है हम खिलाफ नहीं है। सवाल यह है कि कॉर्पोरेट किस हद तक आपकी सरकार के अंदर फैसले लेने के लिए प्रभावी हो चुका है। हम ये जानते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर इन कॉर्पोरेट के भेजे हुए बंदों को टिकटें मिली है, वो चुनाव लड़ते हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं और वो टिकटों का फैसला करते हैं और वो जाके बाद में पार्लियामेंट के अंदर पॉलिसी बनाते हैं। तो राहुल गांधी पहले डचे कि अपने संगठन और उनके ढांचे में कॉर्पोरेट की हैसियत क्या होगी। जो बीपी सिंह से थर्राता था कॉर्पोरेट, वो बीपी सिंह जैसा नेता अब कोई होगा कांग्रेस के अंदर? जो 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 कॉर्पोरेट जिसके नाम से थर्राए यार कि ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे जरा बच कर आना। आपने जो 2004 की जो यूपीए गवर्नमेंट जो 2004-5 में जो यूपीए गवर्नमेंट आई है, उसमें जो पी चिदम्बरम के फैसले हैं वो क्या नरेंद्र मोदी से अलग है? कॉर्पोरेट ने उनके पी चिदम्बरम के कंधे पे हाथ रख के तमाम प्रो कॉर्पोरेट फैसले कराए। तो क्या ये राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा है कि पी चिदम्बरम ने एज ए गृह मंत्री एज ए वित्त मंत्री रहते देश का कितना नुकसान किया, आदिवासियों का कितना नुकसान किया, पी चिदम्बरम ने नजर नहीं आ रहा? और आज भी कांग्रेस पार्टी के जो 2 राज्य सरकारें हैं, वहां पे जो 2 बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका है या कितनी उनकी ताकत वहां मजबूत है, क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मोदी सरकार के 2 ही बंदे हैं, अदानी और अंबानी। भाजपा ने इसको काउंटर भी किया कि राजस्थान में कितना प्रोजेक्ट अदानी को मिला है, अखबारों में काउंटर किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो आप बोलिए कुछ और, करिए कुछ और, ये नहीं चलेगा। आपको एक लकीर खींचनी होगी कि कॉर्पोरेट को लेकर स्पष्ट बनाना पड़ेगा। सोशलिज्म को लेकर नेहरूवियन जो फिलॉसफी है उसके लेकर आपको स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा। गोल गोल से आपको सत्ता नहीं मिलेगा। फिर भाजपा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी आपसे ज्यादा ताकतवर भी है, आपसे ज्यादा फंड भी रखे हुए हैं और उसको कॉर्पोरेट के हित में भी है और वो दलित और पिछड़ों में भी एक ग्रुप में घुस चुकी है जो आपके हाथ से निकल चुके हैं। तो उसके लिए आपको एक स्पष्ट आइडियोलॉजी देनी होगी, एक विचारधारा देनी होगी आपको। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को काउंटर करना चाहते हैं तो आपके पास तो भाजपा जैसा कोई ढांचा भी नहीं है, भारतीय आरएसएस जैसा कोई संगठन भी नहीं है जो पन्ना प्रमुख है, हर बूथ पे उनका बंदा बैठा हुआ है। राज्यों से तो आप बंगाल से खत्म है, उड़ीसा से खत्म है। मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी हैरानीजनक है, एक छोटा सा माइन्यूट एक सूक्ष्म मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के वोट 5 करोड़ बढ़ गए। 2 राज्यों में उसका परफॉर्मेंस बढ़ा, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भाजपा ने कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों को रगड़ दिया और उड़ीसा में उन्होंने कांग्रेसियों को रगड़ के बहुत ही नीचे ले गए। वो कांग्रेसियों का वोट बैंक अपने अंदर खींच लिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कांग्रेस के अंदर मंथन हुआ इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में 2019 में हमारे वोट बैंक को कैसे खींच गई? ममता तो कुछ नहीं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बातें नेता लोग सुने जो आप बात कह रहे हैं। ये पार्टी की बात नहीं, वैचारिकी की बात है। और बहुत ही आपने एक कारपोरेट के लेवल के साथ साथ एक दूसरी बात है कि कांग्रेस पास 10 करोड़ वोटर है, 11 करोड़ वोटर है और कांग्रेस जो है उनके पास वो पूरी पार्टी मजबूत छत्रपों में बट गई है। वो छत्रप जो है अपना अपना एक ग्रुप बना के बैठा है स्टेट में, वो एक अपना अलग अलग नीचे गैंग लेके बैठा हुआ है। 10 करोड़ वोटरों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है जो उनको मिला है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, अलग अलग गुट बने हुए हैं जो हाईकमान को कभी भी आंख दिखा देते हैं। तो कांग्रेस को सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी तो एक पिछले 20 साल 30 साल में है कि कांग्रेस ने छत्रप कल्चर डेवलप कर दिया। और ये आप देखते हैं कि किसी भी डायनेस्टी जब कमजोर होती है तो ये सामंत विद्रोह करने लगते हैं।
मुगलों का जो लास्ट में पतन हुआ तो कई सामंत विद्रोह कर गए थे। तो ये कांग्रेस के अंदर में ये प्रॉब्लम है। आप हरियाणा में ले लीजिए, हरियाणा में 3 ग्रुप है। पार्टी तो 2014 से सत्ता में बाहर है, 2015 से। एक किरण चौधरी का गुट है, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, एक क्या कहा जाता है रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, एक सैलजा का गुट है। जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में नहीं है वहां 4 गुट है। पंजाब में सत्ता में थे तो एक अमरिंदर सिंह का गुट था, तो एक नवजोत सिंह सिद्धू का गुट था, तो एक अलग, मतलब वहां भी 4-5 गुट काम कर रहे थे। तो ये जो स्थिति है कि कार्यकर्ता से कनेक्ट नहीं है और गुट अलग अलग बने पड़े हैं। अब कांग्रेस पंजाब से भी सत्ता में बाहर होगी। आप दिल्ली में हाल देख लीजिए कांग्रेस का क्या है, वहां सत्ता में नहीं है, लेकिन वहां पे देखिए कि वहां भी आपको कोई गुट नजर आ जाएंगे। फिर आप देखिए कि ये किस तरह से सिलेक्शन करते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ था, किस तरह के लीडरों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, जो जिस राज्य के थे, जिस राज्य में कांग्रेस की बुरी हालत हुई उनके दूसरे राज्यों से भेज दिया। 2 उत्तर प्रदेश से भेज दिया, एक प्रमोद तिवारी, एक राजीव शुक्ला को। उस राज्य में भाजपा की क्या हालत रही है, कांग्रेस की क्या हालत रही है, और कांग्रेस को कितना मजबूत करते रहे वो आपको पता ही है। ये एक भी बैकवर्ड नहीं था उसमें। बैकवर्ड तो हमको लगता है पूरी उसमें 7-6-7 जितने थे उसमें कोई नहीं था बैकवर्ड, तो उसमें कोई नहीं था। माइनॉरिटी के एक महिला बिहार की, बैकवर्ड और एससी उसमें कोई नहीं था। मेरे हिसाब से शायद एससी भी नहीं है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। अब ये बताइए कि वो तो नहीं थे, ये जननेता भी नहीं है जिनको इन्होंने भेज दिया। वाले को राजस्थान भेज दिया, जो दिल्ली वाला है उसको हरियाणा भेज दिया। हरियाणा में पता चला कि क्रॉस वोट कुलदीप बिश्नोई तो किया, एक पता नहीं दूसरा किसने किया, उसको आइडेंटिफाई करने के बावजूद ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये बंदा दूसरा क्रॉस कौन कर गया कांग्रेस जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता गया। तो ये कांग्रेस की एक बहुत दुर्गति है। इस दुर्गति को आखिर कैसे कांग्रेस राहुल गांधी के लिए चैलेंज को छोटे नहीं है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में वो एक काम जरूर कर सकते हैं, मैं कंक्लूड यही पे कर रहा हूं कि जो कार्यकर्ता हैं, जनता भी नहीं, वो कम से कम ब्लॉक लेवल पे कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हो जाए, जो 20 साल 30 साल कांग्रेस के उन राज्यों में पावर में न होने के बावजूद कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। कम से कम उन्हीं को आइडेंटिफाई कर लें, कम से कम बूथ लेवल पे वो इनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। उनकी औकात नहीं है बेचारे की दिल्ली में आके एआईसीसी में बैठ जाएं और राहुल गांधी से मुलाकात कर लें। इसके लिए तो राहुल गांधी को वहां जाना पड़ेगा। अगर उड़ीसा में भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, मयूरभंज जाना पड़ेगा, बिहार में सहरसा जाना पड़ेगा उनको। अगर उस इलाके में 100 200 500 भी कांग्रेस का वोट पड़ा है तो उसको अपने जिला के जो कांग्रेसियों को कहें कि इनको आइडेंटिफाई करके मेरी मीटिंग तो कराओ एक बार, कम से कम बूथ लेवल पे कांग्रेस जिंदा तो हो। ठीक है संजीव जी, और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया। और दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सवाल वैचारिकी है कि देश की राजनीति 90 के पहले वाले दौर से गुजरेगी या 90 के बाद वाले, क्या मिक्स्ड इकोनॉमी होगा जिसमें सबके लिए स्पेस होगा, या अबाध निजीकरण होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उस पर नजर हमारी रहेगी, क्या आउटकम आता है आप सबको जरूर बताऊंगा। शुक्रिया, पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, जय हिंद।